हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित और इस स्टोरी में आप मिलने वाले हैं मेरी वैम्पायर गर्लफ्रेंड से। इस स्टोरी में कुछ ऐसा है जिसे देखने के बाद आप कभी से नहीं भूल पाओगे। इसमें सस्पेंस है, मिस्ट्री है, हॉरर है, लव है और कॉमेडी है, फाइटिंग है, माइथोलॉजी है और इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो यार, मेरी लाइफ पहले काफ़ी बोरिंग और घिसी पिटी सी थी। फिर एक दिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। ये मेरा दोस्त है काका। वैसे इसका पूरा नाम करण कटारिया है, बट शॉर्ट में इसे सब काका कहते हैं। हम दोनों कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं और लोग अक्सर हमें भाई समझने की गलती करते हैं। तो हमारी लाइफ में चेंज उस दिन आया जब हम काका की स्कूटी से घूमकर मेरे घर लौट रहे थे। तभी मेरी गली में दो कारों ने एंट्री मारी। वो इस घर के सामने रुकी और ये घर मेरे घर से थोड़ा आगे सामने वाली लाइन में था। देखो यार, अगर ये कारें किसी और घर के सामने रुकती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब से मैं पैदा हुआ था इस घर में मैंने किसी को रहते हुए नहीं देखा था। बस हर साल कोई आके इस घर की मेंटेनेंस करवा देता था। तो काका और मैंने देखा कि वे टोटल 7 लोग थे। उनमें एक अंकल, एक आंटी थी और इसके अलावा 3 लड़के और 2 लड़कियां थी। उन 2 लड़कियों को देखकर भाई काका ने तो डिसाइड कर लिया कि वह ब्लू हुडी वाली उसकी है और पिंक हुडी वाली मेरी। काका का ऐसा ही है। कॉलेज में उसने कई लड़कियों पर ट्राई किया, बट उसकी किस्मत हमेशा ही बुरी रही। बट यार सच कहूँ तो यहाँ मुझे पिंक हुडी वाली लड़की से ज़्यादा ब्लू हुडी वाली लड़की में इंटरेस्ट था। हमने 2 दिन तक लगातार उनके घर के चक्कर काटे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वे लोग घर के बाहर भी कम ही निकलते थे और वे दोनों लड़कियां तो बिल्कुल दिखती ही नहीं थी। तो यार काका तो अपने बाल नोचने ही वाला था, बट फिर एंट्री हुई मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी मोहल्ले की सबसे बड़ी जासूस थी और फिर वो पहुंच गई उनके घर पूरन पोली लेकर। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि वे उनके बिजनेस की वजह से यहाँ कुछ समय के लिए शिफ्ट हुए थे। उनके खुद के 3 बच्चे थे, जबकि ब्लू हुडी वाली लड़की और एक 6 साल का लड़का दोनों उनके बड़े भाई के थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। वो ब्लू हुडी वाली लड़की नीट की तैयारी कर रही थी और उसने कोटा की एक फेमस कोचिंग में एडमिशन लिया था। तो अब फाइनली मेरे पास उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। पर यार मैंने एक गलती कर दी। काका के सामने मैंने सारी इन्फॉर्मेशन की उल्टी कर दी और काका ने भाई ऐसा प्लान बनाया कि हमारी वाट ही लग गई। वह डेली मॉर्निंग में कोचिंग जाती थी और जिस कोचिंग में वह जाती थी उसी कोचिंग में काका के मोहल्ले में रहने वाले 2 लड़के पढ़ते थे। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो उसी लड़की के बैच में थे। हमने उनसे उनकी आईडी और हुडी उधार ली और पहुंच गए कोचिंग। हमें लगा कि हमें वहाँ कोई नहीं पकड़ पाएगा, बट दूसरे ही लेक्चर में टीचर ने हमें पकड़ लिया। फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन रूम में हमें 1 घंटे बिठाए रखा और भाई मेरी तो पूरी तरह से फट गई। पर फिर हमारी किस्मत ने साथ दिया और मुझे जानने वाले एक भैया मुझे वही स्टाफ में मिल गए। बड़ी मुश्किल से हम वहां से बाहर आए। तो अब काका ने डिसाइड किया कि हम दोनों अब हर रोज उस लड़की के पीछे कोचिंग जाएंगे। हमने ये भी किया, बट इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमें उसकी कोचिंग के लड़कों से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। उसका नाम नियति था। कोचिंग में उसके फ्रेंड्स नहीं के बराबर थे। वह लोगों से कम ही बात किया करती थी। वह न तो कोई लंच बॉक्स लाती थी और न ही कैंटीन से कुछ खाती थी, बट उसके पास एक यूनिक सी बोतल थी जिसमें से वह कभी कभी कुछ सिप ले लिया करती थी। फिर एक शाम को हमें नियति उसकी सिस्टर के साथ दिखाई दी। हम शाम को अपनी बाइक में घूम रहे थे कि तभी एक कैफे के बाहर हमें उनकी कार दिखाई दी। हम कैफे के अंदर गए। नियति उसकी बहन के साथ एक कॉर्नर में बैठी हुई थी। काका ने कहा कि हमें कैसे भी करके उन लड़कियों से फ्रेंडशिप करनी है, क्योंकि अगर हम उनको अपने साथ कॉलेज में होने वाले फेस्टिवल में ले गए तो हम पूरे कॉलेज में छा जाएंगे। जिन लड़कियों ने काका को आज तक मना किया, उन लड़कियों के सामने वो फ्लेक्स करना चाहता था। उन लड़कियों को जलता हुआ देखकर काका के मन को बहुत शांति मिलने वाली थी। जैसे ही हम कैफे के अंदर गए उन्होंने हमें देख लिया और फिर हम एक खाली टेबल पर बैठने के लिए उनके पास से गुजरे तो वो दोनों धीमे से हंसी। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारा मजाक उड़ा रही थी। उन्होंने हमें कोचिंग वाली बात पर टोंट भी मारा। अपनी टेबल पर बैठते हुए मैं उनके टोंट से परेशान था, बट काका खुश लग रहा था। काका ने मुझे बताया कि ऐसे ही फ्रेंडशिप की शुरुआत होती है। उसने उनकी तरफ हाथ हिलाया। वे फिर से हमारी तरफ हंसी। शायद काका को थोड़ा कम समझ आ रहा था। वो दोनों लड़कियां क्लियरली हमारा मजाक उड़ा रही थी। फिर काका ने कहा कि हमें वो वाला ड्रिंक पीना चाहिए जो वो दोनों पी रही थी। मैं काउंटर पर पहुंच गया और वहां खड़ी लड़की से मैंने वो ड्रिंक मांगा, बट उसने कहा कि वो ड्रिंक अब स्टॉक में नहीं है तो मैं दूसरा ले लूं। फिर मैं दूसरा ड्रिंक लेकर काका के पास वापस आ गया। काका ने कहा कि वह उन लड़कियों से बात करने जा रहा है, पर जैसे ही वो उठा
दोनों लड़कियां भी बिल्कुल उसी समय उठी और हमारी तरफ हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर कैफे से बाहर चली गई। हमने भी अपनी ड्रिंक फिनिश की और फिर चले गए। घर जाके मुझे मेरी बहन ऋषिका से पता चला कि आज पापा ऑफिस से लेट आने वाले थे। मेरे फादर फॉरेस्ट ऑफिसर थे और आज नदी के किनारे किसी जंगली जानवर ने एक आदमी को मार दिया था, तो वह उसमें बिजी थे। मैंने थोड़ी देर ऋषिका को तंग किया, फिर मैं थोड़ा टाइम पास करने के लिए अपने पापा के बिनोकुलर्स लेकर छत पर चला गया। मैंने नियति के घर की ओर देखा। उनके घर में अफरा तफरी जैसा माहौल था। नियति के पेरेंट्स भागते हुए कार में बैठे, पीछे से उनके दोनों भाई भी जल्दी में आए। उनमें से एक के हाथ में एक चमकीली चेन का गुच्छा था। भाई मैं हैरान था कि यार इस लड़के से इतना बड़ा चेन का गुच्छा कैसे उठाया जा रहा था। और तभी नियति अंदर से दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक बड़ा बॉक्स था। नियति जिस स्पीड से आई उसे देखकर मैं हैरान था। एक सेकंड को वह गेट पर थी और अगले ही सेकंड वह कार तक पहुंच गई थी। भाई अब तो मेरा सर चकरा रहा था। ये लोग आखिर कर क्या रहे थे और इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे थे। अब आगे की कहानी देखते हैं हम अगले पार्ट में।